नमस्कार। मैं बिहार हूँ के अंतर्गत एक नया सीरीज जो कि पॉडकास्ट सीरीज है और हमने उसका नाम रखा है बिहार की बात। मैं आपके साथ हूँ रितेश ठाकुर और आज की इस कड़ी में हम बिहार के और मूलतः कटिहार की उस शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जो कि एक बहुत प्यारा और बहुत खुशनुमा व्यक्तित्व है, बहुत बड़ा नाम है, एक व्यवसायी हैं, समाज सेवी हैं। इनके परिवार का मुख्य राजनीति से भी लेना देना नाता रहा है वर्षों तक, लेकिन फिर भी बहुत रूटेड, बहुत संघर्ष करता हुआ एक जीवन बिता रहे हैं, जबकि उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं। आप सभी को रूबरू कराता हूं आज श्री अनिल कुमार चमड़िया जी। नमस्ते श्रोताओं। सर, जब मैं कहता हूं कि आप एक व्यवसायी हैं, आप एक समाज सेवी हैं, तो आप ज्यादा क्या हैं? मैं आंशिक व्यवसायी हूँ और अधिकांश रूप से समाज सेवी भी नहीं कहूँगा, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता हूं। जी। आपके बारे में जितना हम जानते हैं या जितना बाकी के लोग, कुछ लोग जानते ही हैं, वो जानते हैं कि आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और सभी संस्थाओं में आप कहीं ना कहीं उस पद पर हैं जहां पर आप चीजों को अपने अनुसार या लोगों के मंतव्य के अनुसार ढाल सकते हैं। आप इतनी संस्थाओं में एक साथ सेवा कैसे दे पाते हैं सर? देखिए, अगर जज्बा आप में है कुछ करने का जी। और आप चाहते हैं कि भाई आपके जब तक आप सक्रिय हैं, आपके हाथ पैर जब तक चलते हैं तो कुछ करना है, तो आप कितनी संस्थाओं में भी जुड़ जाएं और भी संस्थाएं से आप जुड़ सकते हैं। समय की कोई कमी नहीं होती है। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। जी। टाइम कहाँ है जो ये कर पाएँ। मुझे तो लगता है कि इतना जो मैं कर रहा हूँ उसके अलावा भी मेरे पास समय की कोई ऐसी कमी मुझे महसूस नहीं होती है। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। आपको पंक्चुअलिटी आपके व्यवहार में, आपकी कार्यशैली में, आपके जीवन में होनी चाहिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब से मैं इनके नजदीक आया या मैं जब से जानता हूं मैं सर को, सर रियली बहुत पंक्चुअल हैं। टू बी एग्जैक्ट, कितनी संस्थाओं में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर अभी? मेरे ख्याल से अ, बहुत सी संस्थाओं में मैं पदाधिकारी हूँ। बहुत सी संस्थाओं में मैं पूर्व में पदाधिकारी था और आज एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं उस संस्था में पदाधिकारी के तौर पर हूँ या साधारण सदस्य की तौर पर हूँ। उस संस्था के उद्देश्यों को लेकर के मेरी सक्रियता वैसी ही रहती है जब मैं पदाधिकारी के रूप में था या आज एक साधारण सदस्य के रूप में है, क्योंकि जुड़ाव संस्था के उद्देश्यों से, उसके कार्यकलापों से मेरा है और उसका मैं चाहता हूँ कि एक पुरजोर हिस्सा बन करके, सक्रिय बन करके ही रहूँ। मैं कहीं स्लीपिंग मेंबर के रूप में नहीं रहना चाहता हूँ। जी। आप सर काफ़ी उम्र में बड़े हैं मुझसे, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, एक और संस्था है जिससे आप 47 सालों से जुड़े हुए हैं। आज आप उसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं, शादी की संस्था। बधाई हो सर आपको। इस संस्था के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसी रही पारी? देखिए, ज़िंदगी का जो ये सफ़र है अब तक गुजरा है, अगर मेरे लाइफ पार्टनर का, मेरे बेटर हाफ का अगर सपोर्ट नहीं रहता तो आप समझ सकते हैं कि संभव नहीं है कि सामाजिक कार्यों में मैं इतना समय दे पाऊँ। मेरी पत्नी जो स्वर्ण चमरिया जिनका नाम है, वो खुद भी, उनको इन ढंग के कामों का शौक़ है। वो लायंस क्लब ऑफ कटिहार की प्रेसिडेंट रही हुई है। अच्छा। महिला समिति की प्रेसिडेंट रही हुई है। अच्छा। और आज भी जिन संस्थाओं से वो जुड़ी हुई है या जो कोई सामाजिक कार्य हैं और जिसकी जिम्मेदारी वो लेती है, अभी हाल ही में उसने एक स्किल मैनेजमेंट पर एक बिहार स्तर के मोटिवेटर को बुला करके यहाँ पर एक वर्कशॉप कराई थी स्कूल के बच्चों और लायंस क्लब की। तो बहुत ही सक्सेसफुल वर्कशॉप थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में अगर आप किसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं, अगर लाइफ पार्टनर आपके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलती है तो रास्ता बड़ा दूर हो जाता है। बिल्कुल। शायद उस रास्ते को आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। और आप सच में भाग्यशाली हैं। और आप जितने लोगों की आप सेवा करते हैं सर, आज भी जैसी जानकारी मिली कि आप कई क्षेत्रों में गए, कई लोगों को आपने, जिनको जिस चीज़ों की ज़रूरत थी वो बांटते हैं। आप लगातार किसी लायंस क्लब के माध्यम से या रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से लगातार सेवाएं आप करते रहते हैं, हम लोग देखते हैं,
सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, जो आपने बीच में टाइम मैनेजमेंट की बात की, कैसे मैनेज करते हैं आप? कुछ दिनचर्या ऐसे बता पाएंगे अपनी, ताकि हमारे जो यंगस्टर हैं, अक्सर होता है कि जैसी की बात आपने की कि समय नहीं बचा, आपसे मिलने नहीं आ पाए, और आपके साथ ऐसा कभी देखा नहीं मैंने। आपने जब भी समय मांगा है या दिया है, आप पंक्चुअल रहे हैं। कैसे मैनेज करते हैं, दिनचर्या कैसी रहती है आपकी? आपके इस प्रसंग के पहले पार्ट में जो आपने बताया कि आज भी आपने कई जगह किया, तो मैं इस बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरी पारिवारिक परंपरा ये रही है कि मेरे परिवार में किसी का भी जन्मदिवस हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, पुण्यतिथि हो, तो हम लोग ऐसे दिवसों पर केक काटने या कोई पार्टी थ्रो करने की जगह हम लोग ये पसंद करते हैं कि आज के इस तिथि को यादगार बनाने के लिए कुछ सामाजिक कार्य हो जाए। जैसे आज भी जो है, आज एकशाला मंदिर में एक नारायण भोज का आयोजन मेरे सौजन्य से था, और दिग्गी कटिहार में आदिवासी बच्चियों के लिए कंबलों का वितरण किया गया, उनके छात्रावास में गर्म पानी का गीजर दिया गया, खाद्यान्न सामग्री दी गई। और ये सब मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया या मैं अपना नाम बूस्ट करना चाह रहा हूँ जी, मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आपके घर में भी बर्थडे मनते हैं, आपके यहाँ भी बहुत से बिल्कुल होते हैं। अगर हम लोग साल में एक दो भी इस ढंग के मौके जो हैं और सामाजिक कामों में अगर वंचित वर्ग के लोगों के साथ मनाएं, तो उनकी खुशियां बढ़ जाएगी, और उनकी खुशियां जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपकी खुशियां 100 गुना बढ़ जाएगी। तो अब टाइम मैनेजमेंट की जहाँ बात कर रहे हैं, तो बचपन से ही मेरी आदत रही है कि मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ। अगर मुझे 8 बजे किसी के यहाँ जाना है जी, तो मैं 7:50 7:55 में जाना पसंद पसंद करता हूँ, बजाय इसके कि 9 10 11 12 बजे जाता हूँ, जो कि आमतौर पर यही चलता है। और इसके लिए मुझे बहुत भुगतना भी पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने बुलाया, मैं नियत समय पर चला गया और मालूम पड़ा कि अभी वो कपड़े ही बदल रहे हैं या अभी तो घर में आए ही नहीं है। शादियों का सीजन चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको रोज 10 निमंत्रण कार्ड आते होंगे। प्राय निमंत्रण कार्ड में लिखा रहता है 7 बजे। 6:30 बजे 7 बजे, और मैं बड़ा अपने को कंट्रोल करके, किसी तरह अपने को रोक करके मैं कोशिश करके मैं 8 बजे जाता हूँ, फिर भी लेकिन किसी से भेंट नहीं भेंट नहीं होती। द्वारपाल को बोलता हूँ कि भैया जी जरा बोल दीजिएगा कि अनिल जी आए आए थे। लोग नहीं बदल सकते हैं, मैं भी अपने को नहीं बदल सकता, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इस ढंग की चीज़ों को छोड़ दें तो डे टू डे लाइफ में टाइम मैनेजमेंट में बहुत समय बचता है, और काम करने का समय आप निकाल पाते वो इंडियन जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा अलग चलता है, वो हाफ हैं। एन हाँ, आवर 1 आवर लेट समझते हैं लोग। और अगर बात करूं मैं, जैसा कि सर बता रहे थे कि बहुत रूटेड रहे हैं और इनकी दिनचर्या बचपन से ही ऐसी रही है, ये डिसिप्लिन बचपन से ही आ गई है इनमें, और अभी भी वो मेंटेन इसलिए रख पाते हैं आप। तो वो जो डिसिप्लिन रहा बचपन से, इस पे किनका व्यापक असर रहा, पिताश्री का या उनसे पहले दादाजी का, एक इनका? पिताजी का ही वो प्रभाव रहा। वो भी अपनी जीवनचर्या में बहुत पंचुअल थे, और उनका लोग जो एक दैनिक जो कार्यक्रम होते थे, चूँकि वो राजनीति में थे, वो तो पहले से ही तय हो जाते थे कि कल उनको कहाँ जाना है, क्या मीटिंग है, किससे मिलना है, तो वो उसको टू द डॉट फॉलो करते थे। इसका एक फ़ायदा ये होता है, जब लोग जानते हैं कि आप भाई टाइम पर पंक्चुअल हैं, तो स्वतः लोग लेट आना छोड़ देते हैं। छोड़ देते। इसी क्रम में मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। रेड क्रॉस सोसाइटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 13 सालों से मैं उसका चेयरमैन भी हूँ। मैंने बहुत सी संस्थाओं की मीटिंग में देखा है कि 7 बजे मीटिंग का टाइम होता है, 8 बजे तक लोग आते हैं, 8:30 बजे मीटिंग शुरू होती है, 11 बजे ख़त्म होती है। रेड क्रॉस में क्या होता है कि अगर मीटिंग की टाइम 4 बजे है, लोग 3:45 पर ही आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि निश्चित रूप से मीटिंग 4 बजे शुरू होगी, बिल्कुल। और 4:30 में मीटिंग खत्म भी हो जाती है, और 4:45 में लोग चाय पी करके प्रस्थान भी कर जाते हैं। मेरी टाइम भी बचती है और सदस्यों की भी टाइम बचती है। और ये 13 साल से आप वहाँ हैं, लोग अब समझ चुके हैं इस बात को। हाँ, बिल्कुल। कि 4:30 में जाएंगे तो जंगल में अधिनायक चल रहा होगा। पिताश्री की बात कर रहे थे सर हम लोग, और उनके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि कटिहार की बहुत बड़ी शख्सियत रहे वो, और राजनीति में बहुत लंबा दौर भी रहा उनका। और मैं आपको बता दूं, इन्हीं से बातचीत के क्रम में 1-2 साल पहले की बात है, इन्होंने बताया था कि इन्हें भी ऑफर था राजनीति में आने का, और विधायक की टिकट भी मिल रही थी,
फिर विधायक क्यों नहीं बन पाए अनिल चमड़िया? आप जो किस्सा बता रहे हैं वो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे चंद्रशेखर सिंह जी। मेरे पिताजी का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था और वो अगला चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि वो लगभग 9-10 महीने हॉस्पिटलाइज थे। आगामी चुनाव निकट था, तो चंद्रशेखर जी ने मुझे बुला करके ऑफ़र दिया था कि तुम्हारे पिताजी ने अच्छा काम किया है, हम चाहते हैं कि आप कांग्रेस के टिकट पर तुम लड़ो, और उनके अच्छे काम को, उनके प्रति सहानुभूति को देखते हुए निश्चित रूप से जीतोगे। लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में मुझे जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है? तो उनसे मैं बहुत चूँकि खुला हुआ नहीं था, तो मैंने यही कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही अपने बाकी आगे भविष्य को मैं देखता हूँ कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही रहूँगा। पीछे में ये बात थी कि राजनीति, चूँकि पिताजी जुड़े हुए थे, काफ़ी नज़दीकी से मैंने राजनीति को देखा, महसूस किया, तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था कि लोग आकर के मुँह पर, वो चम्मच से मक्खन नहीं लगाया जाता था, फावड़े से मक्खन लगाया जाता था। और मुझे ये भी पता था कि गेट से निकल करके वो नेगेटिव बात बोलते हैं। नेगेटिव बात। मेरे टेम्परामेंट को ये सब सूट नहीं करता है। मुझे न तो झूठी तारीफ चाहिए, न मुझे सच्ची तारीफ चाहिए। कुछ न कुछ करते जाना है, जो 1 पैसा 2 पैसा काम अपने हाथ से। इसके पीछे भी मेरे पिताजी की प्रेरणा थी। वो मुझे बराबर कहते थे, बार-बार याद दिलाते थे कि समाज की, हम लोग के परिवार पर एक बहुत बड़ा कर्ज है। ज़िंदगी भर उस कर्ज को उतारोगे तो उतार नहीं पाओगे, लेकिन कोशिश करते रहना है कि उस कर्ज को कुछ हल्का कर सको। तो मैं समझता हूँ कि मैं उसी कर्ज को हल्का कर रहा हूँ। जब झूठी तारीफ, जिसके पीछे मुझे लगता है आज का पूरा दौर पड़ चुका है, जो सोशल मीडिया का विशेष तौर पे अगर ये मैं कड़वा बात करूं, सच है। बिल्कुल, और उसके पीछे ही पूरी भाग दौड़ चल रही है। तारीफ जैसी भी हो आनी चाहिए, लाइक्स आनी चाहिए, डिसलाइक्स आनी चाहिए। उस दौर में अगर कोई ऐसे सोचता है कि झूठी तारीफ की जरूरत नहीं है, या तारीफ सच्ची भी हो तभी भी क्या ही जरूरत है, समाज सेवा मन से हो रही है, वो जो आत्मसंतुष्टि है जब आप रात को बिस्तर पे जाते हैं, कैसा लगता है? देखिए, लगता है कि कुछ और आज हो जाता तो अच्छा रहता है। वो रह ये जाता है। दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। वही प्रयास रहे। अनिल चमड़िया समाज सेवा और व्यवसाय के अलावा और क्या करते हैं? शौक तो देखिए जीवन में बहुत से पाले हैं। बचपन से शुरू करें तो स्टाम्प कलेक्शन का मुझे बहुत शौक था, और भूटान के स्टाम्प्स पर मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के टॉप 20 कलेक्शंस में मेरा भी कलेक्शन आता था। वाह। अमेरिका की रॉयल फिलेटिक सोसाइटी ने मुझे अपना मानद मेंबरशिप दी थी। उनकी मैगजीन्स में भूटान के स्टाम्प्स पर मेरी आर्टिकल्स पब्लिश होती थी। तो वो शौक काफ़ी सालों तक तो चला, लेकिन कालांतर में कहीं साइड ट्रैक हो गया। फोटोग्राफी का मुझे बचपन से बहुत शौक रहा है। अगवा कैमरे से लेके मिनोल्टा, मामिया, यासिका, रोलीफ्लेक्स, उसके बाद पेंटेक्स, सारी कैमरों की यात्रा है। अभी सोनी का अल्फा कैमरा मेरे पास में है। मोबाइल ने तो कैमरे की ज़िंदगी में गहन लगा दी। लेकिन कहीं सफ़र में घूमने जाता हूँ तो मैं आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरे से कुछ क्लिक करूँ। सफ़र का बहुत शौक़ है, और ऊपर वाले की मेहरबानी से 17-18 विदेशी देशों को भी मैंने भ्रमण किया है। कोशिश करता हूँ कि हर साल कहीं ना कहीं निकलना हो जाए। आखिरी यात्रा कहाँ की किया? आखिरी यात्रा तो 2 साल हो गए, हम लोग बाली गए थे। बाली गए? हाँ। अब बाली में विदेश वाली फील भी थी और हिंदुस्तान वाली फील भी थी। काफ़ी इंडियन मिल गए, और प्राय घरों के आगे हिंदू मंदिर बने हुए हैं। शाम में सारे शहर में एक स्पीकर सिस्टम पर गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। आप शेर व शायरी भी करते हैं, पढ़ते हैं आप काफ़ी? शायरी अब लगभग छूट सी गई है। छूट गई? पढ़ने का शौक नहीं छूटा है। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं सर? अभी मैं रतन टाटा की एक ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का मुझे काफ़ी शौक है, और उससे कुछ प्रेरणा भी मिलती है, कुछ सीखने भी मिलता है, कुछ जानने भी मिलता है। और फिक्शन भी मैं बहुत पढ़ता हूँ, हिंदी लिटरेचर भी खूब पढ़ता हूँ, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ता हूँ। और इसी ज़माने में मैंने बंगला सीखने की कोशिश की थी कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को मुझे ओरिजिनल में पढ़ना है। अच्छा। तो शरत का मैंने सारा साहित्य पढ़ा है, और
निहार रंजन चट्टोपाध्याय का पढ़ा है, शंकर का पढ़ा है। क्या बात। और पढ़ने के शौक में घर में एक छोटी मोटी लाइब्रेरी 4-5 हज़ार आपकी? किताबों की लाइब्रेरी भी है। वो मैंने देखी है। संगीत सुनने का भी शौक है। हम्म। कोविड के ज़माने में मैं खुद गाने भी गाता था। एक गाना हो जाए, कोई भी एक दो लाइन। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार क्या बात। हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। अभी हाल में आपने एक फिल्म में काम किया है? 4 फिल्म। 4 फिल्मों में? जी हाँ। नाम बताएं। पिता, हम्म। वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम, बेशरम और बिहार @1325 किलोमीटर। राइट। अब खोज रहा हूँ कोई पर्दे के पीछे खड़ा होकर पर्दा हिलाने का भी रोल मिल जाए तो चलो 5वीं फिल्म का तो नाम आएगा। आएगा। ये जो फिल्म है सर, उसके बारे में हम बताऊं आपको, ये अभी हाल में हम लोगों ने नॉमिनेशन के लिए इस फिल्म को भेजा है इस टीम ने। ग्रेट। इंटरनेशनल और नेशनल दोनों में। जी। लेट्स होप कि कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल में जनवरी में ये प्रीमियर हो जाए, और वाह। दिल्ली में प्रोबेबली फरवरी मार्च में। कुछ इंटरनेशनल में भी भेज रहे हैं। लेट्स सी सर, हम लोग साथ में प्रीमियर शो देखने जाएं। एकदम आई क्या? विल बी देयर। वी मस्ट बी देयर। इस फिल्म में सर हमारे बॉस का किरदार निभाया है सर ने, और बहुत खूबसूरत निभाया है किरदार। पिता में आपका किरदार कमाल था। मुझे उसमें बहुत संतोष भी है कि जो डायरेक्टर मेरे से काम लेना चाहता था, मेरे को लगा कि मैंने लगभग उनके जो डिमांड थी उसको मैं पूरा कर पाया। उन्होंने कई बार रीटेक भी करवाए, बार करवाए, लेकिन उस मामले में वो सफल रहे। और फाइनल रसेस देख के या फाइनल प्रिंट देख करके मुझे लगा कि नहीं, अच्छा, काम किया, जस्टिफाई हो जाए अपना एफर्ट फिर, क्योंकि उसमें सेंट्रल कैरेक्टर में ही था। तो अगर मैं उस किरदार को सही ढंग से नहीं निभाता तो फिल्म का कचरा हो जाता। तो हाल में जैसा कि आपने बताया कि 4 फिल्में की आपने, और अलग अलग जॉनर की फिल्में थी ये सभी। कभी आप सोचते थे कि आप फिल्मों में एक्टिंग करेंगे, या अचानक से अभी का हाल का रोग है? देखिए, बचपन में मैं मारवाड़ी पाठशाला में जब पढ़ता था तो उसमें मैंने ड्रामा तो कुछ किए थे। उसके बाद रोल तो नहीं किया, लेकिन आलोक जी के संपर्क में आने के बाद जब एकता से जुड़ा और मैंने देखा कि वहाँ कलाकर्मी कितनी मेहनत करते हैं, तो मैंने कभी कहा नहीं आलोक जी को, लेकिन मेरे मन में रहता, शायद एक आध बार कहा भी है। अच्छा। कि कोई छोटा मोटा रोल ड्रामा में। हाँ, मुझे याद है वो राम हाफिज के वक्त जब आप प्रीमियर करने आए थे, उस समय भी आपने कहा था कि छोटा मोटा रोल मुझे भी दे। फिल्म में काम करूँगा ये तो कभी नहीं सोचा था, सच्चाई है। जी। लेकिन ड्रामा में काम करने की एक ललक थी। बचपन के बाद में कभी वैसा मौका नहीं मिला। आलोक जी ने पूछा कि भैया सीनियर सिटीजन का रोल कीजिएगा। बोले एकदम तैयार है भैया, सीनियर जूनियर मीडियम। ऐसे भी मुझे लाइफ में चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। कोई नया चीज़ एक आपके लिए चैलेंज होता है, तो भगवान की कृपा से कॉन्फिडेंस में कहीं कोई कमी नहीं है। कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। 47 साल आपकी मैरिड लाइफ हो गई, इससे उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाया मैं। 47 में प्लस 22-23 जोड़ दीजिए, 22-23 के पहले तो शादी नहीं हुई होगी। आई एम 69 ईयर। कैसे मेंटेन करते हैं सर आप अपने आप को? आई ट्राई टू बी फिजिकली फिट। व्हाट डू यू डू? मैं देखिए 24 घंटे के दिन में मैं शरीर को 90 मिनट ज़रूर देता हूँ। ओके। मेडिटेशन है, प्राणायाम है, योगा है, मॉर्निंग वॉक है, ये मेरी डेली रूटीन में शामिल है। कटिहार में जब रहता हूँ तो हेल्दी फूड खाता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में मेरी वाइफ और बेटी और मदर जो है मेरी बेड रिडन है। आप समझ सकते हैं, बहुत ही छोटा परिवार है। शादी विवाह में बहुत निमंत्रण आते हैं, जो लोग प्यार से अधिकार से बुलाते हैं 100% जाता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि वहाँ पर मैं खाना नहीं खाता हूँ। लेकिन जो बुला रहे हैं उनका मुँह मीठा उनके यहाँ मैं ज़रूर करता हूँ। खाना मैं घर आकर ही खाता हूँ, तो चूँकि हेल्दी खाना खाता हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल है, कोई बुरी लत नहीं है जीवन में। लाइफ को सबसे बड़ी बात है, लाइफ को मैं एंजॉय करता हूँ। हाल में जो लास्ट 10 साल डेकेड की बात करें, बिहार को कितना परिवर्तित होते हुए आप देख रहे हैं,
और क्या लगता है आने वाले दिनों में बिहार को लेकर आपको? अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, अगर हम व्यवसाय की बात करें, खासकर पहले तो हम व्यवसाय की बात करते हैं, और सामाजिक दृष्टिकोण से भी कितना बदला है सर बिहार? देखिए, बिहार निश्चित रूप से बदला है। आपने सबसे पहले व्यवसाय के बारे में जाना। हम्म। देखिए, व्यवसायी व्यवसाय वहीं करेगा या उद्यमी उद्योग वहीं लगाएगा जहाँ उसे सुरक्षा महसूस होगी। हम्म। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो पुराने बिहार और अभी के बिहार में व्यवसायी अपने को सुरक्षित तो महसूस करते हैं। हम्म। शराबबंदी से और शराबबंदी से एक लंबा फर्क पड़ा है। क्राइम काफ़ी कम हो गए हैं। टेक्निक्स भी आज पुलिस विभाग के पास इतनी एडवांस हो गई है कि कोई राम राज्य तो देखिए आने वाला नहीं है। नहीं। क्राइम पहले भी होते थे, हम्म। आज भी होंगे, लेकिन अनुसंधान अब बहुत तेज़ी से होते हैं और क्रिमिनल्स पकड़े भी जाते हैं। पकड़े जाते तो एक ये बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है। अब इंफ्रा की अगर बात करें, हैं। अगर पुराने बिहार में हम लोग जाए तो चूँकि मैं सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, जी जी। राहत कार्यों के लिए या हेल्थ कैंप्स के लिए ग्रामीण क्षेत्र में मुझे बराबर जाना पड़ता था। तो पहले सड़कें नहीं थी ग्रामीण क्षेत्र में जाने के लिए, और बड़ा हिम्मत करके ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि 4 व्हीलर से चले, उसके बाद ट्रैक्टर से नदी तक गए, फिर नाव पर चढ़े और उस पर मोटरसाइकिल से चल के अंत में 2-3 किलोमीटर पैदल भी गए हैं। तो अब ऐसी स्थिति लगभग नहीं है। सारी जगह मोटरेबल अच्छी रोड है और ज़िले के किसी भी प्रखंड में हम लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नाव से जाना ही पड़ेगा। एक तो ये परिवर्तन आया है। उद्योग के लिए बिजली आवश्यक है। पहले का अगर आप याद कीजिएगा तो आपको याद होगा कि 16 से 18 घंटा बिजली नहीं रहती और अब 16 से 18 घंटा रहती है। तो इन सब पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते व्यवसाय में मजबूती आई है। और पहले बहुत से व्यवसायी, अग्रणी व्यवसायी कटिहार छोड़ के माइग्रेट करके वो सूरत चले गए, वो नागपुर चले गए, गोवा चले गए। कई सारे आपके मित्र भी थे इसमें। मेरे मित्र के सर्किल में तो मैं अकेला ही बचा हूँ और सारे के सारे ही चले गए। सभी चले। मेरा तो यहाँ जीना, यहाँ मरना, यहाँ इसके सिवा जाना। मुझे कटिहार की मिट्टी, कटिहार की हवा, कटिहार की खुशबू, मैं कहीं जाता भी हूँ तो मन बेचैन हो जाता है कटिहार आने के लिए। यहाँ आप जैसे प्यारे मित्र मिले हैं। बचपन आपका पूरा यहीं बीता है कटिहार में? हाँ, कंप्लीट। पूर्णिया जिले में बनमनखी एक गांव हुआ करता था, मेरा ननिहाल था। बनमनखी मेरा बर्थ प्लेस वहीं है। और वहाँ के स्टेशन की झाल मुड़ी बहुत फेमस है। जी। कितना बदलता हुआ देख रहे हैं इस क्षेत्र को आप, कला संस्कृति को? अभी आप समझते हैं कि ये बेहतर हुआ है या और बेहतर हो सकता है? कला और संस्कृति के मामले में मैं समझता हूँ कि पहले का जो कटिहार था, मैं आपको ले जाना चाहूँगा 70 और 80 के दशक में, जिस समय टाउन हॉल बनने का काम चल रहा था। मेरे पिताजी उसके फाउंडर सेक्रेटरी थे और जिला पदाधिकारी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उस ज़माने में कोई ऐसे फंड नहीं आते थे कि कोई इतना विराट कोई प्रोजेक्ट लिया जा सके। ना एमएलए फंड होता था, ना एमपी फंड होता था। तो उन्होंने जन सहयोग से इस टाउन हॉल का निर्माण किया। सरकारी ज़मीन जरूर थी, लेकिन टाउन हॉल का सारा कंस्ट्रक्शन जन सहयोग से किया गया और कला और संस्कृति के बड़े बड़े कार्यक्रम करके धन इकट्ठा किया गया। मैं उस समय की बातें अगर याद करता हूँ तो कौन सा ऐसा हिंदुस्तान का ऐसा लीडिंग आर्टिस्ट होगा जो कटिहार कला केंद्र के मंच पर नहीं आया। आप क्लासिकल में जाएं तो सितारा परवीन, उसके बाद इधर आपको इंस्ट्रूमेंट्स में जाएं, गुदई महाराज, किशन महाराज, अमजद अली खान भी। जी हाँ, कटिहार है। हाँ। और कव्वाली में अजीज नजा यहाँ आए हुए हैं। अजीज नजा का एक बड़ा विचित्र किस्सा हुआ था, क्योंकि उसमें ऑडियंस की काफ़ी संख्या होने वाली थी, तो रेलवे स्टेडियम में वो किया गया था। अच्छा। और रेलवे स्टेडियम में जिस रात ये कार्यक्रम चालू हुआ ही था, उसके से 15 मिनट गुजरे होंगे, भयंकर आंधी तूफान आ गया। अच्छा। जो पंडाल बनाया था वो तो मेरे को लगता है कि कितने किलोमीटर दूर जाके गिरा, पता नहीं, और अफरा तफरी मच गई।
अजीज़ नजा जी को अपना रात के 11-12 बजे ही उनको निकलना था, कलकत्ते से उनकी फ़्लाइट थी। मैं तो जाऊँगा, मेरी कल सुबह की फ़्लाइट है। और यहाँ जनता से पैसा लिया गया है कार्यक्रम देखने के लिए, और कार्यक्रम होने नेचुरल कमेटी हो गई, तो उनको कहा गया नहीं आप नहीं आ सकते। नहीं मैं तो जाऊँगा। मुझे याद नहीं है कौन जिला पदाधिकारी उस समय थे, उन्होंने उनको अपना ओएसडी को भेज के बुलवाया और कहा कि आप बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, आप अपने को ये मान के चलिए कि आप नज़रबंद हैं, और आपकी नज़रबंदी कार्यक्रम ख़त्म करने के बाद ही हटी जी। अगले दिन बड़ा जोरदार कार्यक्रम हुआ। जो कार्यक्रम में उन्होंने 2 घंटे का समय दिया था, वो भूल गए कि आज रात में पटना जाना है। बोला छोड़ो अब कल जाएंगे पटना या कलकत्ता। 4 घंटे 5 घंटे कार्यक्रम चला। उनका उस समय गाना चलता था, झूम बराबर झूम शराब। हम लोग सब नाचे गाए मस्ती किए। ये कहाँ हुआ? टाउन हॉल में? नहीं ये यहीं हुआ रेलवे स्टेडियम। फिर दोबारा भी वहीं पर। अच्छा। बॉलीवुड के बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए हैं, रविंद्र जैन आए हुए हैं, शोभा आनंद आई हुई है। तो ये दोनों कार्यक्रम हुए थे बसंत टॉकीज में। अच्छा। क्योंकि बड़े जो चाह रहे थे वो साउंड की क्वालिटी वगैरह वो एग्जैक्टली। आपको शोभा आनंद के कार्यक्रम की भी एक बात बताता हूँ। स्टेज पर आग लग गई, वो दीप बसंत टॉकीज के भीतर। हाँ। अच्छा। उद्घाटन का जो दीपक जलाया गया, वो दीपक को किसी भाईजान ने बगल में जो कर्टेन रखती है वहां जाके स्थापित कर दिया, उससे उसमें आग लग गई। लेकिन हमारे कुछ सदस्यों ने बहुत ही बहादुरी से फेस करते हुए उस आग पर नियंत्रण किया। फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह उस ज़माने में भी हॉल में हुआ करते थे, बालू की तो बाल्टी वगैरह होती थी। तो एक शो कैंसिल हुआ, लेकिन फिर हम लोगों ने दूसरे शो में उसको ट्रांसफ़र करके। तो आप कहेंगे कि वो गोल्डन दौर था। धीरे धीरे है कि एक तो क्लासिकल आर्ट को हम लोग भूल चुके हैं, बिसरा चुके हैं। अब कार्यक्रम के नाम पर इवेंट होती हैं, वैरायटी शो होते हैं, जिसमें ऑर्केस्ट्रा इतना लाउड होता है एग्जैक्टली कि सिंगर की आवाज़ जो है दब हो जाती है, या शायद वही दौर चल रहा है, या शायद लोगों को उसको देखने में मजा आ रहा है। तो अभी जो छोटी मोटी जितने भी एफर्ट्स हो रहे हैं, जो कि प्रिंट मीडिया के दोस्तों के द्वारा हो या अन्य कोई करा रहे हैं, इसमें आप क्या चाहते हैं और क्या हो आपके अनुसार, क्योंकि आपने सभी दौर को देखा है, क्या सुधार हो सकता है मॉडर्न टेक्निक के साथ? ये नहीं कि हम उस दौर को तो वापस नहीं ला सकते। मॉडर्न को मैं गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल, लेकिन मॉडर्न अगर हमारे क्लासिकल को रिप्लेस करने की स्थिति आ जाए तो उसको मैं सही नहीं मानता। अच्छा, दे शुड कोएग्जिस्ट। फ्यूजन भी हो सकता है। फ्यूजन भी हो सकता है, एग्जैक्टली। रविशंकर जी ने किया है, पर बहुत अच्छा फ्यूजन किया है। एग्जैक्टली। इस नोट पे आज की इस पॉडकास्ट को हम एंड करेंगे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तुम जी दिल जमाने के लिए, क्योंकि यही मैसेज है इनका हमारी युवा पीढ़ी के लिए और पूरे समाज के लिए, कि आपको समाज आपके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप समाज के लिए कुछ करें, समाज के लिए थोड़ा वक्त निकाल लें, या अपना 1% अपनी आमदनी का दें, तो फिर समाज और अच्छा और बेहतर होता जाएगा। थैंक यू सो मच अनिल जी। फिर से मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ बिहार की बात को लेकर। मैं बिहार हूं के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।